नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अभी भी कुछ मामला गड़बड़ है। इस्लामाबाद से बहुत सारी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कल एक बात आई कि असद उमर साहब को वज़ारत ख़ज़ाना के मनसब से हटा दिया गया है। फिर बात आई, नफ़ी हुई उसकी, कहा गया अभी कुछ नहीं हुआ, 2 दिन के अंदर कोई माशी खबर आएगी। फिर दोबारा शाम को ये और आज सुबह भी ये खबर गर्म रही कि IMF के साथ जो मामला तय पाने लगे थे वो नहीं हुए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी हाफ कुक्ड है, इसीलिए ज़ुबान में थोड़ी सी आप लुकनत महसूस करेंगे। आज भी ये खबर दिन में गर्म रही कि असद उमर साहब का अभी भी केस डामाडोल है। लेकिन चलो, अब क्या कह सकते हैं। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगा असद उमर साहब को कि ये अगर आप इस दफ़ा बच भी जाते हैं तो ये आपके लिए एक सेकंड लाइफ एज फाइनेंस मिनिस्टर होगी। प्लीज़ आप आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ काम करें। गरीब की आह लगेगी, आपने ज़िंदगी में जितनी कामयाबी हासिल की होगी फ़ायदा नहीं होगा, और गरीब की दुआ लगेगी और तो आपकी नेकनामी भी होगी, आखिरत भी आपकी अच्छी होगी। मैं सिर्फ आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ। बाकी बात यह है कि आप महंगाई पर काबू नहीं पा सके, लोग आपके बहुत ख़िलाफ़ हैं, आपकी अपनी पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, लोग आपकी वजह से तंग हो रहे हैं। इमरान खान साहब जगह जगह शर्मिंदा हो रहे हैं। हमाद अज़हर साहब को मैं कहूँगा कि आप थोड़े नए आए हैं सियासत के अंदर, सर इज़्ज़त का भी तकाजा ये है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप ना करें। लेकिन अब मैं रहा एक, क्या कहते हैं, छोटा मुंह और बड़ी बात यह, आप साबिक गवर्नर के बेटे रहे हैं, अब मैं आपको क्या सलाह दूं। लेकिन इज़्ज़त इसी में होती है, बैनुल-अक़वामी सतह के अंदर भी यही बात होती है कि मामला फहमी से इंसान चले। आप ये ना सोचिएगा मुझे किसी ने कहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे PTI के रहनुमा जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग छोड़ जाएँ तो थोड़ी बहुत PTI की इज़्ज़त बच जाए। लेकिन आप लोग भी कुर्सी छोड़ नहीं रहे, और कुर्सी हमारे मुल्क के अंदर कौन छोड़ता है। इस तक के आपके बारे में अफवाह भी चला दी गई, फिर भी आप लोगों को ज़रा टस से मस ना हुए। आप लोग कहते थे नून लीग वाले ढीठ हैं। मेरे ख्याल से मैं उनकी ढिठाई और आप लोगों की ढिठाई के दरमियान अगर फ़र्क देखा जाए तो नून लीग वाले तो आपसे काफ़ी कम ढीठ थे। खैर, बातें बहुत सारी सख्त हो गई। फिर वही कहूँगा, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, नायब सदर FPCCI, और इनके साथ मैं इस मौजू पर बात करूँगा। बात ये तो ख़ुद अभी थोड़े से परेशान होंगे, मैंने क्या बात शुरू कर दी। आप तो इन दोनों से मिल के आए थे, कहीं ऐसे ना हो हाँ आपकी मुलाकात जो है वो होम्योपैथिक दवा का काम करे, ना फ़ायदा ना नुकसान, क्योंकि इन दोनों का तो अभी मुस्तकबिल जो है ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तारीख है। थोड़ा मैं सख्त बातें कर रहा हूँ, लेकिन बात ये मैं तो खुली बात करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जी आप दे दें क्लैरिफिकेशन। कल मेरी मुलाकात असद उमर साहब जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से मीटिंगें कर आए थे। जैसे इस्लामाबाद में आए वो, तो सुबह मीटिंग थी हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस में। तमाम MNAs भी थे, फेडरेशन का वफ़द भी गया हुआ था, उसमें हमारे प्रेसिडेंट भी थे और मैं भी गया था। हमने प्रेजेंटेशन दी। तो पहली चीज़ तो यह है कि असद उमर साहब ने टोटल कॉन्फिडेंस लेके हाउस को इजलास में ये बतलाया कि उनकी वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट से नहायत कामयाब मीटिंग हुई है और वो प्रोग्राम तकरीबन फ़ाइनल हो गया है और वो लास्ट वीक में अप्रैल के यहाँ आ रहे हैं इंशाल्लाह साइन करने के लिए। तो प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि वक्त के साथ उन्होंने जो नेगोशिएशन का रूम मिला उससे उन्होंने बहुत नरम शराइत के ऊपर IMF के साथ माहदे के खद खाल तय करें। एक बात उनके चेहरे के तासुरात क्या थे? उनका केस कच्चा पक्का है सर असद उमर साहब। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि वो अभी वर्ल्ड बैंक और IMF से डील कर रहे हैं, माहदा फाइनल स्टेज में उनकी टीम आने वाली है, FATF में भी ये बहुत इन्वॉल्व हैं, लिहाजा ये मुनासिब नहीं होगा इस स्टेज के ऊपर कैप्टन ऑफ द शिप को हटा के एक नए आदमी को लाएं जिसको ग्रिप नहीं होगी। मेरा ये मुल्क के मफाद में मैं ये बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज़, हमाद अज़हर साहब भी कल थे, उन्होंने भी एमनेस्टी के ऊपर, बेनामी अकाउंट्स के ऊपर बातें की। तो मैंने उन्हें एक जुमला बोला कल और वो सब ने बड़ा पसंद किया। आज अखबारों में भी आपको मैंने कॉपी दी है, वो पूरा का पूरा मेरी प्रेजेंटेशन उन्होंने कोट करी है। मैंने उनसे कहा कि आप हार्श बातें कर रहे हैं, हम पकड़ लेंगे, हम लटका देंगे, हम डेटा दुबई से आ गया है, लंदन की FBI की इन्फोर्समेंट तेज़ कर रहे हैं। पहले चीज़ तो ये बतलाएं, ये बेनामी अकाउंट 70 साल की, जब मैं पैदा नहीं हुआ था उस वक्त से चल रहे हैं। हम सुनते थे कि एक प्लॉट
30% में डिक्लेयर करा, 70% 2 नंबर अकाउंट से दिया गया, बेनामी अकाउंट से दिया गया, अंडर द टेबल दिया गया, सब सुनते थे आप भी, मैं भी। तो मैंने कहा अब आपने 2017 में बेनामी कानून पास करा, बहुत अच्छी बात है। अब आप अपनी हुकूमत में इन्फोर्स कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते इन्फोर्स 2017 वाले मुस्लिम लीग नून, आप कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है, मैं आपको दाद देता हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी ये बातें और आपके तरीक़ेकार से जो है सरमायाकार पहले गायब है, नई सनत कोई लग नहीं रही, रियल एस्टेट की एक ट्रांजैक्शन कराची से पेशावर तक फाइल मूव नहीं हो रही है। ये कल मैं बोल कर आया हूँ पूरे हाउस के सामने इजलास फेडरेशन की तरफ से। दबाव में रियल एस्टेट, मैं मुस्तकबिल में इस मौजू पर प्रोग्राम भी करूंगा, दबाव में। तो हमने बहुत उन्हें सजेशन दिए रियल एस्टेट के लिए। हम चाहते हैं कि मायशत को दस्तावेजी शक्ल दी जाए। सर एक बात आपको वहां ये भी करनी है और आगे भी करनी है कि एमनेस्टी स्कीम आ रही है अपर क्लास के लिए। भाई 100-200 एप्लीकेंट्स के लिए आप क्यों एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं? आप अपर मिडिल क्लास के लिए लेकर आए, जो 5 मिलियन लोग होंगे मेरे ख्याल से, उनको जरा लाएं। देखिए ये गलत बात है। एक छोटी सी ब्रेक लें। एमनेस्टी स्कीम किसी क्लास के लिए नहीं होती है, एमनेस्टी स्कीम जर्नल होती है। ये तो सिर्फ अमीरों के लिए कौन हिस्सा ले? सर ये अमीरों के लिए होती है, सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर लोगों के लिए होती है। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा। कहते हैं साहब ऐसे लोगों को भी देनी चाहिए जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, गाड़ियां उनके पास, लेकिन वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास से नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान के माशी मसाइल के मुतालिक बात हो रही थी और बिलखुसूस ये बात की थी अवाम के हक़ के अंदर, क्योंकि बात यह है पाकिस्तान के अंदर अब इस चीज़ के स्टेटिस्टिक्स तो नहीं मौजूद, लेकिन अच्छे खाते पीते लोग मौजूद हैं जो कि एमनेस्टी स्कीम को अवेल करना चाह रहे हैं और उनके लिए ज़्यादा रिलैक्स किस्म की जो हैं वो शराइत होनी चाहिए। ये टेलर मेड एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाती हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। सर बात ये ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हो रही थी कि देखें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टेलर मेड एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं ये बेसिकली सिर्फ सूट कर रही हैं सुपर रिच को सिर्फ फेवर नहीं करना हमने अपर मिडिल क्लास को भी कौमी धारे में लेकर आना है। हमें समझना है कि वो एक सब्सटेंशियल साइज ऑफ द इकोनॉमी है जिसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, जिस पे इनको शिकायत हैं कि जी वो फॉरेन ट्रैवल करते हैं, वो गाड़ियां चलाते हैं, हाँ वो क्यों खाना खाते हैं, वो पेट भर खाना क्यों खा रहे हैं, वो भी क्यों नहीं भूखे रहते बाकी कौम की तरह। उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने उनका ख्याल ना रखा तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगी। इसमें क्या बुराई है मेरी बात के अंदर, ये बताएं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि एमनेस्टी स्कीम किसी एक ख़ास क्लास के लिए कभी नहीं आती, वो एक जर्नल स्कीम होती है। उसमें सिर्फ सियासतदान, पॉलिटिशियन और उनके नेक्स्ट टू कीन्स जो हैं वो अहल खाना हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि केसेस चल रहे हैं और उसमें बहुत जगह ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि करप्शन के पैसे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई है। और FATF सर सुपर रिच वो लोग हैं जिनके पास 1 बिलियन रुपीस से ज्यादा पैसे हों, वो सुपर रिच है ना। मैंने कह दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किसी क्लास के लिए नहीं होती, उसमें हर एक क्लास का, हर एक तबके का जो है वो शख्स हिस्सा ले सकता है। जो कल अहम बात हुई है वो मैं आपसे ज़रा सा बात जुमला जो रह गया कंप्लीट कर लूँ। वो ये है कि मैंने उनसे कहा, असद उमर साहब से भी और हमाद अजहर से भी और तमाम MNA जो बैठे थे, कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आइंदा साल, उसके आइंदा साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को नीचे ला के 1.9, 1.7, 2% पे ले आए हैं। तो एस्टिमेट्स है ना, तो एस्टिमेट है, इसके माने सबको ही नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में हमारी माशी तरक्की ग्रोथ जो है वो नज़ूल का शिकार होगी, कम होगी। तो ये बजट और ज़्यादा अहम बन जाता है कि इस बजट में आप माशी ग्रोथ के लिए वो इंसेंटिव्स दें, वो मेजर्स लें, वो मराद दें कि वो इस माशी ग्रोथ को जो हर एक कह रहा है कि ये 2.5% हो जाएगी, 3% हो जाएगी। Less than 1 month is left. They must have already completed their budget exercise. मैं कल बजट प्रपोजल डिस्कस किया, हम फेडरेशन की तरफ से पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी का बजट प्रपोजल लेके गए थे, वो हमने वहाँ उनको पेश किया है।
कस्टम, सेल टैक्स, ओवरऑल इकोनॉमी, एमनेस्टी और रियल एस्टेट सेक्टर पे अली बहुत बात हुई है। 50% बात जो हुई हमारी रियल एस्टेट पे कि ठप हो गया है। नई वैल्यूएशन टेबल जो आपने लेकर आए और फिर बेनामी ट्रांजैक्शन का जो कानून है वो आप अमल दरामद उस पर करना चाह रहे हैं। आपने नोटिस भी लोगों को भेज दिए, ये ठप हो जाएगा। आप एमनेस्टी इसको माने दें लोगों को। बेनामी ट्रांजैक्शन जब मैं पैदा हुआ था उससे पहले से लोग बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बेनामी अकाउंट चल रहे हैं, उनको आस्ते आस्ते डिक्लेयर करके मेन स्ट्रीम में लाएं। इफ द गवर्नमेंट वांट्स समथिंग डन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि दे नीड टू डिफरेंशिएट, सॉरी टू से सर, दे नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सुपर रिच एंड द अपर मिडिल क्लास। मेरा ऐसा ख्याल है। मैं आपको बताऊं हमारे व्यूअर्स ज्यादातर वो होंगे जो कि पढ़े लिखे तबके से, ये करप्शन के पैसे नहीं मैं कह रहा, ये बिजनेस कम्युनिटी जो बुरे हालात में पैसा बाहर ले तो ठीक है ना, आप लोगों को कारोबार में लगाए। भाई आप लोगों को रिलैक्सेशन दें, ये पढ़े लिखे लोगों को भी तो रिलैक्सेशन दें। बिल्कुल दें, कौन मना कर रहा है? नहीं देखें, फिर देखें, या तो शराइत ये होनी चाहिए कि मिनिमलिस्टिक पेनल्टी होनी चाहिए, जिसके माने ये हैं कि जो सुपर रिच हैं उन पर आप पेनल्टी लगाना चाहो तो आप लगा लो, हमें एतराज नहीं, आप कम लगाओ उन पे। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है उस पर फिर सिर्फ 1% लगाओ। जिसके 50 मिलियन से कम के कैश अकाउंट्स हैं आप उसको 1% के ऊपर वाइड करो। क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि जिन लोगों के पास 100 करोड़ रुपया है, 1 अरब रुपया, वो तो और है। जिनके पास 5 करोड़ है, जो है अपना 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, उसको क्यों पेनलाइज कर रहे हैं आप? सर ये बात है, आप माने या ना माने। हमारे ज्यादातर लोग तो आजकल तो गरीब आदमी के पास भी 20-25 लाख। कल शाम को 6 बजे असद उमर साहब की, अहमद अजहर की और मेंबर इनलैंड पॉलिसी जो हैं हामिद साहब की कल मीटिंग फाइनल तकरीबन हुई है एमनेस्टी के ऊपर। ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये लाया जा रहा है। जो लोगों ने एतराज़ किया उस वक्त जो एमएनएस बैठे थे कि आपने पार्लियामेंट में लाए ना, बहस करके उसको लेकर आते ताकि इसके खदोखाल में कोई कमी बेशी नहीं रहती। लेकिन बहरहाल वो जल्दी में है, शायद IMF से पहले लाना चाह रहे हैं कि बाद में इजाज़त ना मिले। उसके बाद सारे लोग की अपनी नौकरियां पक्की नहीं है, इनका पता नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन इनकी अपनी नौकरियां पक्की नहीं है। एक दफ़ा एक अफवाह आ जाती है, इसके मतलब दूसरे बंदे की बुनियादें कमज़ोर हो गई। थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। इस वक्त उनको जो टास्क दिए हुए हैं मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आधे रास्ते में आपके उस आदमी को नहीं बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है सर, नेगोशिएट कर रहा है, उसको आप खींच के एक नए चेहरे को आगे ले। सर मेरी बात माने, इमरान इस वक्त ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर के अंडर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ असद उमर एंड हमाद अजहर। इमरान खान इज़ एन एक्सट्रीमली लाइक्ड पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। उसके अपने सपोर्टर्स शर्मिंदा हो रहे हैं, दर हो रहे हैं, क्योंकि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, पैदावारी लागत बढ़ रही है। मुल्क में जैसे मैं कहूँगा कि माशी मसाइल का एक तूफ़ान आया खड़ा है। बिल्कुल जैसे कराची में कल दिन के वक्त में जक्खड़ आए थे, इसी तरह जो है महंगाई के जक्खड़, बेरोज़गारी के जक्खड़ इस मुल्क को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये लोगों की उम्मीदों पर नहीं उतर रहे और इसकी वजह से ये यकीन करें काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की रेपुटेशन एट स्टेक है कि मुल्क गलत कह रहा हूं, माशी बुरान का शिकार है। मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, नई सनतें लग नहीं रही और जो 1% GDP से लाखों जॉब कम होती हैं तो 2% से आप कितनी जॉबें हर साल कम करेंगे बढ़ाने के बजाय। ये तो बेरोजगारी फैलेगी, उधर महंगाई तेज़ी से 9% पे चली गई है। ये जो आपने बिजली की कीमतें, जो पेट्रोल मसनूआत की भी, और फिर डॉलर वो रुक नहीं रहा, 145 पे जाके खड़ा हो गया है। नई सनतों में 15% मार्कअप बैंकों ने कर दिए हैं डिस्काउंट पॉलिसी रेट बढ़ाने से। कौन 15% मार्कअप पे 150 रुपए के डॉलर पे सनत लगाएगा? भाई आप कैसे जॉब पहले कितना कहते थे कि जनाब डबल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब गया है ना, आपके सामने गया वो। आप सर मईशत को थोड़ा बहुत समझते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट चीज है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो रुपया तो कमजोर होगा, नहीं बढ़ी होगा। अब ये तो ना कहने के IMF चाहती थी कि आपकी इकोनॉमी हीट अप हो रही थी, उसको कूल डाउन करें, जमूत का शिकार या सर्द करें। उसके लिए उन्होंने डिस्काउंट रेट भी बढ़ाया, बैंक लैंडिंग रेट, डॉलर भी बढ़ा दिया। पहले उन्होंने कहा थी चीपर आप इंपोर्ट कर रहे थे। एक जुमला सुने जो सबका जवाब दे देगा। 35% डिवैल्यूएशन पाक रुपीस का करा है, 1% एक्सपोर्ट बढ़ी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 35% एक साल में, जनवरी टू आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भी नहीं है शायद, 1.3% है। तो ये इसके माने दवाई तो काम नहीं कर रही आपकी।
जो फिर क्या दवाई आप फायदा दे हुआ? रहे हैं क्या फायदा? और रुपए की बेड़ा गर्क हो गया, महंगाई की चीखें निकल गई हैं, दूध 23 रुपए बढ़ गया है, किराए बढ़ गए हैं। आज सुबह टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, लाइफ सेविंग ड्रग और दूध जो सिर्फ उन बच्चों के लिए आता है कि जॉन लेबर बीमारी में मुब्तला है, वो भी रोक दिया। और फिर ये नई नई चीजें निकालते हैं, उस पर उन्होंने लेबल उर्दू में होना चाहिए, हलाल का होना चाहिए, वो जो बच्चों के तो ये दूध समझाएं ना है वो बातें सब जाके। रुक गए हैं बोर्ड में। अब जाके नोटिफिकेशन हमने लड़ के करवाया कि सर 6 महीने तक दें, ताकि वो चीज़ें जो एसेंशियल हैं, लाइफ सेविंग है, जान बचाने वाली दवाइयाँ और दूध और बच्चों के लिए जो ज़रूरी है, उनको तो मैंने अभी इस्तेमाल तक किए एक जा सके। ताजिर सनतकार से नहीं मिला हूं जिसने फुली अप्रिशिएट की हो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी। या तो अगर कोई इनके हमदर्द भी हैं तो उन्होंने ये कहा है कि माजी की गलतियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, इकोनॉमी रिकवर नहीं हुई। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि इकोनॉमी पॉजिटिव हो गई है। माजी की गलतियां बिल्कुल हैं। कितनी गलतियां? और इसाक डार साहब ने जो डॉलर को कंटेन किया 98 पे 102 रुपए पे इज्जत का मसला बनाया, और एक दिन 104 पे गया था, तब बैंकों के सदर को इस्लामाबाद बुलाया, गवर्नर स्टेट बैंक के साथ, तो फिर रिवर्स कराया। वो मार्केट में 20-30 मिलियन डॉलर फेंकते थे डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, तो डॉलर ऊपर जाता नहीं था। जब मितवा आए, उन्होंने कहा गलत है, अपनी हुकूमत की पॉलिसी गलत है, उन्होंने फ्री फ्लोट करा, 124 पे चला गया। सर फ्री फ्लोट देखें, आप ऐसे आखिरी जुमला, अब ये आए, इन्होंने कहा जी डॉलर की असली वैल्यू नहीं है, उन्होंने फिर इसको मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ा 145 पे। ओ भाई 35% एक साल में डी वैल्यू हो गया आपका। सर डॉलर के इशू को मैंने डिस्कस करना भी है, लेकिन आई विल टॉक इकोनॉमिक्स विद यू राइट नाउ। अच्छा, वो लोग जिन्होंने सरमायाकारी करी 1 करोड़ की, फर्ज करें, मैं मिसाल करता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में 40% धुल गया, 60 लाख बचे, 35% यहाँ पे चला गया, नेगेटिव रिटर्न। अब आपके पास 20-25 लाख करोड़ में बच गया ना। ये एक मिसाल है आपकी। तो कौन लगाएगा पैसा? बचा रहे, तो फिर किस चीज की शिकायत कर रहे हैं असद उमर साहब के जी हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये वो बातें करने का क्या फायदा है? कर रहे हैं वो मुस्तकबिल की बातें कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड सर, लेट्स टॉक इकोनॉमिक्स देन। इफ यू आर सेइंग दैट डॉलर के इश्यूज जो हैं वो ये हैं, फ्री फ्लोट आप लाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। फ्री फ्लोट आप लेकर आएंगे तो फिर आपको इकोनॉमी को डॉलराइज करना पड़ेगा, फिर आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्री फ्लोट के लिए नहीं सर, फिर लेन देन के लिए डॉलर को फिर एक, अगर आप चाह रहे हैं कि उसका रेट अनरेगुलेट हो तो फिर सॉरी, फिर उसकी सप्लाई एंड डिमांड को टोटली डीरेगुलेट करना पड़ेगा। कोई भी शख्स किसी भी वक्त नहीं कर सकते। नहीं, तो फिर वहां पर यह असूल भी लागू होगा कि जो मर्जी डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहे उसको इजाजत होगी, और जो डॉलर की लेन देन, देखें सर इस तरह नहीं हो सकता कि रेट पर नहीं है। देखा FATF ने, सुन लो मेरी बात, FATF ने जो हमें ग्रे लिस्ट में डाला है और ब्लैक लिस्ट में डाल रहे थे, उन्होंने पाबंद करा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 के तहत हमें लिबरलाइजेशन दी थी, हम फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाल सकते हैं, उसमें डाल के रेमिटेंस कर सकते हैं, सही है, वो सब लोगों ने करा, वो कानूनी किया, FE25 मेरे ख्याल नाम। आज नहीं, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 के तहत फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की लिबरलाइजेशन थी। अब अकाउंट फॉरेन करेंसी खोल सकते थे, उसमें फॉरेन करेंसी डाल सकते थे, लेकिन 28 मई 1998 के बाद तो नया रजीम आया ना सर। उसके बाद अब FATF ने कहा नहीं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है, ये तो दहशतगर्दी फाइनेंसिंग है, बाहर से जो पैसे आते हैं। अब उसके ऊपर कंदर लग गई है और उसमें अब इजाजत नहीं है। अब $1 लाख से ज्यादा बाहर से पैसे नहीं आ सकते पाकिस्तान एक साल में। हर आएंगे तो पर्पस ऑफ रेमिटेंस बतलाएं, सोर्स ऑफ रेमिटेंस बतलाएं, स्टेट बैंक से परमिशन लें। तो ये सब चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही हैं, जो आपको समझना होगी। लेकिन अभी इकोनॉमी की बात मैं ज़रूर ये करूँगा कि बहुत बदहाल है सनतकार। मैंने, आप मुझे जानते हैं, 25-30 साल से हाईएस्ट लेवल पे हर हुकूमतों में डील करा। इस बार जब मैंने बिजनेस कमेटी को जितना कंफ्यूज देखा है, उनको पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, एंड अप कहाँ होगा, डॉलर कहाँ खत्म होगा। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, लेकिन मेरे ख्याल बहुत सारी बातें जो हैं वो कवर हो गई और कुछ तशनगी रह गई, वो आगे आने वाले दिनों के अंदर हम जरूर पूरी कर लेंगे। यहाँ पर नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।